ऐसा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड हो तो भाई कौन WWE को बोरिंग बोलेगा। भाई कितना बढ़िया शो था भाई, सिर्फ एंड की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ओपनिंग और मिडल में जो कुछ हुआ वो भी काफी ज्यादा मजेदार था, क्योंकि भाई पूरा शो ही काफी बढ़िया था। स्टार्ट से शुरुआत करते हैं, लुडविग केजर जो है वो किंग जनरल को जो है गुंथर को इंट्रोड्यूस करते हैं। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ जब लुडविग केजर टर्न करेंगे गुंथर के ऊपर, तो फिर जब गुंथर को इंट्रोड्यूस करने की बारी आएगी तो केजर वहां पर नहीं होंगे, तो भाई ये कुछ ऐसा होगा कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ नहीं है, वैसी वाली वाइब देगा। यानी कि केजर के इंट्रोडक्शन के बिना भाई गुंथर थोड़ा सा फीका लगेगा। बाकी तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। गुंथर यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर वी वांट रैंडी के चैंट्स लगते हैं, क्योंकि भाई कंट्रोवर्शियल एंड रहा था किंग ऑफ द रिंग के मैच के एंड का, तो इसलिए यहाँ पर सबको रैंडी चाहिए। तो गुंथर कहते हैं कि देखो तुम लोग जिसके चैंट्स लगा रहे हो, मैं उसे हरा कर यहाँ पर किंग ऑफ द रिंग बन चुका हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहा हूँ, और जिसे मैंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस बनाया है। उसके बाद इस किंग ऑफ द रिंग में जाकर मैंने इस किंग ऑफ द रिंग की भी वैल्यू बढ़ा दी है, इसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस बना दिया है। और जब अब हम बात करें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के बारे में, जिसके अगेंस्ट मैं समर स्लैम में लड़ूंगा, पता नहीं वो कौन होगा, लेकिन फिलहाल के जो करंट चैंपियन है उसके बारे में अगर बात करें तो वो जो है शॉर्टकट्स लेकर जो है चैंपियन बना है मनी द बैंक कैशंस करके। लेकिन ऐसी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, मैं सीधे तरीके से मैचेस करता हूँ, सीधे तरीके से लड़ूंगा। और मुझे नज़र आ रहा है कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमियन प्रीस्ट बहुत मेहनत कर रहा है उस टाइटल को अपने पास रखने के लिए, उस टाइटल को प्रेस्टिजियस बनाने के लिए, लेकिन उससे वो नहीं हो रहा है। तो उस प्रेस्टिजियस की उसमें कमी है उस टाइटल में, उस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप में, तो उसे मेरी ज़रूरत है, और मैं उसे और ज़्यादा प्रेस्टिजियस बनाऊंगा जब मैं उसे जीतूंगा समर स्लैम में। तो भाई ये बात सुनकर भाई जजमेंट डे पीछे कैसे रचते हुए डेमियन प्रीस्ट सीधा यहाँ पर आते हैं, और वो आते ही कहते हैं कि शॉर्टकट्स की बात करते हो और प्रेस्टिजियसनेस की, तो देखो यहाँ पर मेरे कंधे पर वो टाइटल है फिलहाल। और शॉर्टकट की बात करो तो मुझे लगता है कि तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता, ये ऐसे ही चलता है। वो मनी इन द बैंक है, मैंने उसे जीतने के लिए मेहनत की है, तुमने क्या मेहनत की है? असली मेहनत मैंने की है, मैंने मनी इन द बैंक को जीता है, मैंने उसे कमाया है। और तुम जो है किंग ऑफ द रिंग में जिस तरीके से जीते हो, रैंडी ऑर्टन को तुमने हराया भी नहीं है, तुम शॉर्टकट से आए हो एक तरीके से। सबको रैंडी चाहिए यहाँ पर, तुम नहीं, तुम असली विनर ही नहीं हो किंग ऑफ द रिंग की, ऐसा कहते हैं भाई डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर। जिस वजह से यहाँ पर पूरा जो अरीना है, जो ऑडियंस है भाई, वो डेमियन प्रीस्ट के फेवर में आ जाते हैं एक तरीके से। और इसके बाद डेमियन प्रीस्ट ये भी कहते हैं कि तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता है, क्योंकि ये सब तो ऐसे ही चलता है। मनी इन द बैंक में जीता हूँ, मैंने उसके लिए मेहनत की, मैं उसे जीता, मैंने उसे कैश इन किया, ये सब ऐसे ही होता है। उसे वैसे ही कैश इन किया मैंने जैसे लोग करते हैं, मैं वैसे ही चैंपियन बनाऊँ जैसे लोग बनते हैं। ये बिल्कुल सही रास्ता है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। और डेमियन प्रीस्ट ये भी कहते हैं गुंथर को कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ बता सकता हूँ, तुम्हें समझा सकता हूँ कि ये सब कैसे होता है। तो गुंथर कहते हैं कि तुम मुझे सिखाओगे इस बिज़नेस के बारे में? तो देखो मैं सिर्फ एक ही बिज़नेस को जानता हूँ, जब वो बेल बजती है तो मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। मैं उस चीज़ में सबसे अव्वल नंबर पर आता हूँ, और मुझे वही करना आता है, वही मेरा बिज़नेस है। उसके अलावा यहाँ पर जो बिज़नेस होता है मुझे उससे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर कहते हैं कि देखो मैं तुम कमाल हो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। तुमने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को जिस तरीके से चलाया, उस तरीके से तुम जिस तरीके से मैचेस करते हो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें हमारे समर स्लैम में मैच की, तो और भाई इतना कहते ही यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं, क्योंकि भाई समर स्लैम पर तुम कैसे पहुँच सकते हो जब तक क्लैश एट द कासल को पार नहीं कर लेते। तो ड्रू मैकिंटायर हमारे भाई ड्रू मैकिंटायर को पॉप भाई बहुत बढ़िया मिलती है भाई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, तीनों के तीनों हील बंदे खड़े भाई रिंग के अंदर, और ड्रू मैकिंटायर एक एंटी हीरो है भाई, वो हाय हेलो करते आते हैं भाई सबसे। और यहाँ पर भाई लगातार सीएम पंक के चैंट्स लग रहे होते हैं, तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर फिर कहते हैं कि देखो मुझे इनको एक बार क्लियर करने दो, मुझे ये सीएम पंक के बारे में थोड़ा सा क्लियर करने दो इन लोगों को दे दो। तो देखो तुम लोग जिसके नारे लगा रहे हो उस गधे को मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी वजह से आज वो यहाँ पर रेलेवेंट है, मेरी वजह से वो यहाँ पर फाइट नहीं कर पाता है, वो बचा हुआ है एक तरीके से यहाँ से फायर्ड होने से। नहीं तो वो कब का WWE छोड़कर जा चुका होता। उसे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने उसे इंजर्ड किया। तो अब बात करते हैं हमारी तो। और यहाँ पर गुंथर भाई इन दोनों की झड़प देखते ही गुंथर यहाँ से सीधे चले जाते हैं कि करो तुम्हें जो करना है, समर स्लैम में मैं देख लूँगा जो आएगा। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम जो है जजमेंट डे के मामलों में घुसे हुए हो, तुम्हें वहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, तुम्हें हमारे मैच के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब तुम वहाँ पर होगे मेरी खुद की धरती पर, में स्कॉटलैंड में, वहाँ पर ग्लासगो में, तो वहाँ पर मेरी जनता होगी जो मुझसे प्यार करती है। जिस वजह से पिछली बार जब मैं वहाँ पर था तो रोमन रेंस के दिमाग में उन्होंने घर कर लिया था, जिस वजह से रोमन रेंस अपने मैच में फोकस नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से मैं वहाँ पर जीतने वाला था। तो डेमियन प्रीस्ट रोक कर कहते हैं कि रुको रुको, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे लोग वहाँ पर मुझे बू करेंगे और उस वजह से मेरा ध्यान भटक जाएगा? ना ना ना, बू क्या है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। मैं तुम्हारा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हूँ और मुझे बस अपना काम खत्म करना है, तुम्हें हराना है और वहाँ से निकल जाना
जाना है, बस मेरा इतना ही काम है। इसके बाद यहाँ पर वो स्कॉटलैंड का नाम लेकर भाई यहाँ पर यूएसए के क्राउड को छेड़ देते हैं और जहाँ पर जिस वजह से यहाँ पर यूएसए के चांस लगने लगते हैं। लेकिन ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि देखो देखो ये कोई वो बात नहीं है, ये मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। जहाँ जब मैं इंग्लैंड में होगा, जब मैं स्कॉटलैंड में होगा, तो वहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिलेगी, जो पावर मिलेगी, वही मुझे तुम्हारा सर धड़ से अलग करने में और तुम्हारा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन अपने नाम करने में मेरी मदद करेगी और मैं एक चैंपियन बनूंगा फिर से। लेकिन तभी यहाँ पर भाई ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं, जिसे देखकर भाई ड्रू मैकिंटायर तो निकल लेते हैं कि ये तुम्हारा बिजनेस है, तुम ही संभालो। और ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का हमें फेस ऑफ भी देखने को मिलता है, तो भाई ये मैच तो मैं जरूर देखना चाहूँगा इन फ्यूचर। लेकिन यहाँ पर भाई पूरा जजमेंट डे पीछे हो जाता है और वो जो है जेडी को आगे करते हैं कि जाओ तुम्हारा मैच है, लड़ो, साबित करो अपने आप को। और फिर भाई इस मैच में क्या गंदी पिटाई होती है भाई जेडी मैकडोना की, और ये कितना बढ़िया मैच होता है भाई। ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी बेस्ट शेप में है भाई, यही ब्रॉन स्ट्रोमन तो चाहिए था भाई, जो आज मंडे नाइट रॉ पर हमें देखने को मिला। ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पर दौड़ भी लगाते हैं भाई, अपना एक्सप्रेस चलाते हैं भाई, ब्रॉन स्ट्रोमन एक्सप्रेस भी चलाते हैं भाई इस मैच में। लेकिन भाई जेडी जो है वो ब्रॉन स्ट्रोमन के नीज के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से मैच में थोड़ा सा भाई ब्रॉन स्ट्रोमन जो है वो धीमे हो जाते हैं, वो ज़्यादा रफ्तार नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन फिन बैलर इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फिन बैलर को भी पटक देते हैं भाई ब्रॉन स्ट्रोमन। उसके बाद कार्लिटो आते हैं भाई, वो मैच में इंटरप्ट करते हैं, लेकिन उसे भी भाई मुक्का लगाकर, उसके बाल पकड़ के उसे एक मुक्का लगाकर यहाँ से फेंक देते हैं रिंग से बाहर। जेडी जो है पीछे से मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है, एक हेडबट लगाता है, लेकिन भाई ब्रॉन स्ट्रोमन के सामने तुम कैसे टिक सकते हो। जेडी जब भागकर जाता है तो ब्रॉन स्ट्रोमन भाई क्या इनोवेटिव तरीके से काउंटर पावर स्लैम लगाते हैं भाई, अपना फिनिशर पिन होता है 1 2 3 और यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन मैच को जीत जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर पूरा जजमेंट यानी कि कार्लिटो, फिन बैलर जो है वो अटैक कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, और क्या फिल्मी सीन देखने को मिलता है भाई, कार्लिटो और फिन बैलर को दूर फेंक देते हैं भाई ब्रॉन स्ट्रोमन पूरी तरीके से। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन अपना जश्न मनाने वाले होते हैं कि पीछे से जेडी आकर एक चेयर बजा देता है ब्रॉन स्ट्रोमन की पीठ पर, जिससे भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को कुछ होता नहीं है, सिर्फ उन्हें गुस्सा ही आता है। और फिर यहाँ पर फिर से एक सिनेमैटिक शॉट हमें देखने को मिलता है, जेडी यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन की शक्ल देखकर भाग जाता है। लेकिन भाई ब्रॉन स्ट्रोमन के पैर में भाई मैच के दौरान भाई जिस तरीके से जेडी ने मिलकर धोया है भाई पैर पे, जिस तरीके से अटैक किए, तो ब्रॉन स्ट्रोमन भाई थोड़े से धीमे हो चुके हैं, जिस वजह से वो पीछे लग जाते हैं जेडी के और पूरे रॉ के ऊपर उसका पीछा करने वाले हैं वो। बस भाई एक बार जेडी मिल जाए ब्रॉन स्ट्रोमन को, पूरी तरीके से बजाने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमन जेडी को भाई। इस सोच में भाई जेडी के पीछे पड़े हुए हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। उसके बाद जजमेंट है यानी कि फिन बैलर, कार्लिटो और डेमियन प्रीस्ट जो है बैक स्टेज में बात कर रहे होते हैं, और वो सबको जो है क्लब हाउस में आने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जाओ जाकर डॉम और जेडी को भी लेकर आओ, हम क्लब हाउस में बैठकर आराम से बातें करेंगे। तो फिन बैलर और कार्लिटो कहते हैं कि वो दोनों है कहाँ, तो वो दोनों जो उनको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने जो पिछले हफ्ते किया था, रिकोशेट को बजाया था, तो उसकी क्लिप दिखाई जाती है, जिसके बाद रिकोशेट का मेडिकल क्लियर हो चुके हैं भाई, वो लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो ब्रॉन ब्रेकर से मैच की मांग करते हैं, लेकिन वह एडम पेयर्स उनसे मना कर देते हैं कि देखो ब्रॉन ब्रेकर से तो तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए फिलहाल, क्योंकि वो आज बैन है। लेकिन आइजा ड्रैगनोवा आते हैं और वो कहते हैं कि पिछले हफ्ते कुछ चीज़ें रह गई थी तो हम पूरा कर सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ये मैच होता है आइजा ड्रैगनोवा वर्सेस रिकोशेट। भाई क्या कमाल का मैच होता है भाई, रिकोशेट अगर इंजर्ड भी है भाई तो भी वो इतनी कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं भाई, हालांकि वो स्टोरी में इंजर्ड है। तो यहाँ पर भाई क्या काउंटर अटैक भाई, रेसलिंग वाइज भाई रेसलिंग की क्वालिटी फिलहाल WWE में नेक्स्ट लेवल पर है भाई। जो लोग पहले ट्रोल करते थे कि भाई WWE में रेसलिंग नहीं होती है, तो भाई इस मैच को देखो, और ये क्या सुपर किक देखने को मिलती है जब आइजा ड्रैगनोवा भाई ऊपर से कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, तो उसके बाद अपना कोड ब्रेकर लगाते हैं रिकोशेट एंड में, और देन जब वो अपना फिनिशर लगा देते हैं 360 स्प्लैश, तो उसके बाद यहाँ पर अचानक से ब्रॉन ब्रेकर आते हैं, स्पीयर लगा देते हैं रिकोशेट को भाई यहाँ पर। उसके बाद कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं भाई, उनकी रिस्पेक्ट यही है क्योंकि वो बैड एस डॉग है भाई। उसके बाद आइजा ड्रैगनोवा भाई चॉप लगाने की कोशिश करते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त स्पीयर लगाते हैं एक और, लेकिन यहाँ पर फिर रेफरीज आ जाते हैं, और उसके बाद एडम पेयर्स भी आ जाते हैं, और एडम पेयर्स जो है चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं भाई ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर कि तुम्हें मैंने सस्पेंड किया था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और भाई ब्रॉन ब्रेकर को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो सीधा अपना चल देते हैं, उन्हें कुछ नहीं सुनना भाई किसी का। और भाई यहाँ पर ऑडियंस की रिएक्शन देखो, ऑडियंस कह रहे हैं कि स्पीयर हिम, वो एडम पेयर्स को स्पीयर मारो। इसके बाद हमें बैक स्टेज में भी एडम पेयर्स जो है वो ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर चिल्लाते हुए नजर आते हैं, लेकिन भाई ब्रॉन ब्रेकर को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। तो ब्रॉन ब्रेकर तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कियाना जेम्स आती हैं और वो एडम पेयर्स से कुछ बात करने को कहते हैं। तो एडम पेयर्स कहते हैं कि देखो अभी नहीं, यहाँ पर नहीं, ऑफिस में चलते हैं। तो वो कियाना जेम्स को ऑफिस में लेकर चले जाते हैं भाई। इसके बाद भाई आइसक्रीम का ठेला खोले हुए हमें नजर आते हैं ऑसम ट्रुथ, और मिस कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया वैसे अच्छा था, लेकिन इतना हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं इतनी देर से,
तो यहाँ पर तभी न्यू डे आ जाती है और वो पूछते हैं कि क्या तुमने अभी भी वो मेमोरियल बैटल आंद्रे द जायंट मेमोरियल चैलेंज ओपन रखा है अभी भी। R-Truth तो कहते हैं कि हाँ हम अभी भी डिफेंड कर रहे हैं अपनी चैंपियनशिप, लेकिन मिज कहते हैं कि नहीं नहीं हम अभी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद R-Truth कहते हैं कि हाँ हाँ सही कह रहे हो, हमारी दुकान बंद हो चुकी है, अब हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद वो अपनी दुकान को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद न्यू डे के सामने यहाँ पर अचानक से कैरियन क्रॉस आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं तुम लोगों को आज रात AOP का मैच देखना चाहिए ताकि तुम समझ सको कि वो लोग क्या कुछ कर सकते हैं। वो एक्जेवियर वुड्स को ऐसा कहते हैं, लेकिन एक्जेवियर वुड्स कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हम जो एक दूसरे को धोखा दे देंगे, इतनी सालों से चल रही हमारी दोस्ती टूट जाएगी। लेकिन तभी कैरन क्रॉस जो है कोम्फी को समझाते हैं कि तुम कब तक इसे जो है ऐसे ही रखने वाले हो, अपने आसपास इसका करियर को बर्बाद करने वाले हो, तुम्हें तो रिटायर हो जाना चाहिए था अभी। ऐसा वो कोम्फी को बोलते हैं भाई। लेकिन इसके ऊपर जेवियर वुड्स भड़क जाते हैं कि तुम्हें हमारे मामले में टांग डालने की जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। तो यहाँ से फिर ये लोग चले जाते हैं कैरन क्रॉस। लेकिन भाई यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि पीछे जो है जब ये सेगमेंट चल रहा था ऑसम ट्रूथ न्यू डे और कैरियन क्रॉस का, तो वहाँ पर पीछे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर इंडी हार्टवेल बैठी हुई हैं और वो लोग जो है काफ़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। भाई ये पीछे काफ़ी आजकल टीज करती है WWE की क्या बातें हो रही हैं। हर किसी शो पर बैक स्टेज में कोई ना कोई ऐसे कुछ ना कुछ खिचड़ी पका ही रहा होता है भाई, लेकिन आगे जाकर उनका भाई कोई सेंस तो बनता ही नहीं। मुझे अभी तक तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया भाई। हाँ टॉम वगैरह का तो हुआ है भाई, देखते भाई इनका क्या होगा आगे। टेनिस के बाद भाई शो के ऊपर फाइनल टेस्टमेंट आता है क्योंकि AOP का मैच होता है अगेंस्ट क्रीड ब्रदर्स और भाई AOP है भाई पूरा डोमिनेंस दिखाते हैं भाई इस मैच में और सामने क्रीड ब्रदर्स भी है, तो वो अपना मैट रेसलिंग भी भाई पूरी तरीके से इस मैच में दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई AOP को जिस तरीके से डोमिनेंस दिखाया जा रहा है तो वो लोग भाई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्शन है भाई इस टाइम पर फाइनल टेस्टमेंट भाई। लेकिन भाई क्रीड ब्रदर्स का ध्यान भटक जाता है जब स्कारलेट जो है रिंग साइड पर ईवी नाइल पर अटैक कर देती है। उसके बाद रिंग के अंदर AOP जो है फ़ायदा उठाती है, एक यूरे नागी लगाते हैं, उसके बाद अपना टैग टीम फिनिशर लगाकर इस मैच में जो है जीत जाते हैं द फाइनल टेस्टमेंट AOP। इसके बाद बैक स्टेज में शेमस आते हुए नजर आते हैं, जहां पर अगर तुम पीछे देखोगे तो जेडी जो है वो लिव मॉर्गन से बात कर रहे होते हैं भाई और काफ़ी अच्छे तरीके से। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पर भी आ जाते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं चिल्लाते हुए जेडी को ढूंढ रहे हैं क्योंकि भाई और जेडी उन्हें मिल नहीं रहे हैं भाई। तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन का बस भाई पैर थोड़ा सा दर्द कर रहा है वरना अभी पकड़ के मारता भाई। इसके बाद भाई रिंग के अंदर हमारे बैंगर के नेता शेमस आते हैं भाई और शेमस अपना प्रोमो कट करते हैं भाई। ऑडियंस भाई पता नहीं क्यों इस वाले शेमस के प्रोमो को ज़्यादा भाव नहीं दे रही थी क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे शेमस की बातों के ऊपर, जिसमें शेमस ये कह रहे होते कि जो है मैं गुंथर के साथ मैच कर रहा था उसमें लुडविग केजर ने मेरे ऊपर अटैक किया जिस वजह से मैं इंजरी की वजह से यहाँ से बाहर हो गया और गुंथर जो है अपने आप को किंग ऑफ द रिंग बुला रहा है जबकि वो मैच जीता भी नहीं अच्छे तरीके से। तो भाई सब लोग जो है गुंथर को ट्रोल करने पर तुले हुए हैं भाई इस बात के बारे में। तो इसके बाद शेमस कहने लगते हैं कि वो जो है जब भी लुडविग केजर को उन्हें मिलेगा उन्हें पूरी तरीके से धोने वाले हैं उसे। लेकिन तभी स्क्रीन के ऊपर लुडविग आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि जैसे तुम रो रहे हो, तुम बातें कर रहे हो कि मैंने वो किया, नहीं वो किंग जनरल ने किया है, वो किंग जनरल ने किया है जो भी तुम्हारे साथ किया, तो तुम्हें उन्हें दोष देना चाहिए उस चीज के बारे में। लेकिन तभी शेमस भड़क जाते हैं और कहते हैं कोई अरीना से कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है मुझे यहाँ पर बैठकर इसका भाषण सुनना चाहिए या फिर अंदर जाकर से मारना चाहिए। तो सब लोग कहते हैं कि जाओ मारो। तो फिर जाकर बैक स्टेज जाने लगते हैं भाई शेमस और वहाँ पर जो है अचानक से आकर अटैक कर देते हैं लुडविग केजर और यहाँ पर इन दोनों का ब्रॉल हो जाता है जिसे रोकने के लिए यहाँ पर ऑफिशियल्स आ जाते हैं। तो भाई इन दोनों की राइवलरी भी काफी हिटअप हो रही है अब। पहले इसके बाद बैक स्टेज में लायरिया वेलकेरिया बैठी हुई होती है भाई अपने कमर के दर्द को देख रही है क्योंकि नाया जैक्स ने भाई पिचका दिया जो दिया था भाई क्वीन ऑफ द रिंग में। यहाँ पर बेकी लिंच आती है, उनकी हौसला अफजाई करती है कि हम दोनों ही हार गए, लेकिन हार से क्या फर्क पड़ता है, हमें उससे कुछ सीखना चाहिए, आगे बढ़ो बस। इसके बाद शो के ऊपर मैच होता है कायरी सेन वर्सेस लायरिया वेलकेरिया भाई। और भाई मैचेस की जो क्वालिटी इतनी बढ़ चुकी है कि भाई अब तो उनकी तारीफ भी करोगे तो भाई वो उसकी बेइज्जती फील होने लगता है क्योंकि भाई मैचेस की क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। काफ़ी मज़ा आता है भाई मैचेस को देखने में रेसलिंग वाइज अब WWE के। जब एंड में यहाँ पर कायरी सेन अपना फिनिशर लगाने जाती हैं तो यहाँ पर अपने पैर अड़ा लेती हैं भाई लायरिया वेलकेरिया। उसके बाद एक रोल अप पिन करके इस मैच को जीत जाती हैं लायरिया वेलकेरिया। और इस हार को भाई डैमेज कंट्रोल की ये उसका बैक स्टेज में देख रही होती हैं अपने रूम में, अपने लॉकर रूम में, जहाँ पर डकोटा और कायरी सेन जब आती हैं तो भाई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं। ये उसका यहाँ पर पूरे जो लॉकर रूम का सामान है भाई उसे तोड़ फोड़ के यहाँ से बहुत गुस्से में चली जाती हैं यो स्काई। तो भाई पता नहीं ये सब क्या हो रहा है इनके बीच। के बाद में स्टूडियो आते हैं, वो जो है कार्लिटो को कुछ मैसेजेस देते हैं कि तुम जो है यहाँ पर जजमेंट डे के पीछे लग रहे हो
जब तुम हमारे साथ आए थे LW में, हमने तुम्हें खुली बाहों से बुलाया था, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने ईर्ष्या और जलन के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि LW और रे मिस्टीरियो से धोखा देने का अंजाम क्या होता है। इसके बाद जो है जजमेंट डे क्लब हाउस में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर फिन बैलर और कार्लिटो आ जाते हैं और डेमन प्रीस्ट कहते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कार्लिटो को कहते हैं कि मैंने जजमेंट डे को बुलाया था और तुम जजमेंट डे में नहीं हो और तुम्हारा मैच है ना, सो जाओ उस पर फोकस करो। और बाकी सब कहाँ हैं, डॉम और जेडी कहाँ है। देखो टॉम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जेडी ये रहा, आ गया जेडी आ गया। तो जेडी आकर कहते हैं कि मेरे पीछे ब्रॉन स्टॉर्मर लगा हुआ है, मैं क्या करूँ, मैं उससे भाग रहा हूँ डर के। तो डेमन प्रीस्ट कहते हैं कि तुम जो है लिव मॉर्गन से क्यों बात कर रहे थे, मैंने देखा। तो जेडी कहते हैं कि हाँ तुमने वो देख लिया। वो मैं बस उसे कह रहा था कि वो जो है ज़्यादा देर तक चैंपियन नहीं रहने वाली है। और डेमन प्रीस्ट कहने लगते हैं कि वो अभी तक चैंपियन नहीं होती अगर ये इंसान नहीं होता। भाई डॉम यहाँ पर आ जाते हैं और डेमन प्रीस्ट जो है वो फिन बैलर और जेडी को कह देते कि तुम लोग जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। डॉमिनिक कहते कि देखो मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, मैं थोड़ा सा चूक गया वहाँ पर, लेकिन डेमन प्रीस्ट कहते हैं कि हाँ तुम वहाँ पर पूरी तरीके से चूक गए, तुम वहाँ पर करने क्या गए थे, तुमने इसके बारे में मामी को बताया। तो डॉमिनिक कहता है कि देखो मैं जानता हूँ मामी इस चीज़ से काफ़ी गुस्सा होगी, लेकिन मैं चीज़ें ठीक करूँगा, टेंशन मत। तो डेमन कहते हैं कि हाँ ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला इसके बाद अगर तुमने ऐसा कुछ और फिर से किया। बाकी तुम जानते हो कि अगर तुम इस बार फिर से चूके तो फिर क्या अंजाम हो सकता है उसका। इसके बाद भाई शो के ऊपर मैच होता है रे मिस्टीरियो वर्सेस कार्लिटो। और भाई कई सालों के बाद भाई रे मिस्टीरियो वर्सेस कार्लिटो का मैच हुआ है। भाई मैं तो चाहता था कि भाई किसी PPV के अंदर ये मैच हो, लेकिन कोई बात नहीं, भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी हमें देखने को मिल गया। और जब दो क्लासिक सुपरस्टार लड़ रहे हैं तो भाई क्लासिक मैच ही देंगे ना। यहाँ पर ड्रैगन ली भी रिंग साइड पर होते हैं भाई, कार्लिटो को परेशान करने की कोशिश करते हैं और कार्लिटो भाई क्या जबरदस्त मूव्स दिखाते हैं। भाई कार्लिटो आई थिंक अंडररेटेड है भाई फिलहाल के टाइम पर, लेकिन जब यहाँ पर पॉट्स में फेंक देते हैं रे मिस्टीरियो कार्लिटो को तो यहाँ पर पीछे से भाई फिन बैलर आ जाते हैं, यानी कि जजमेंट डे की मदद मिलती है यहाँ पर कार्लिटो को। फिन बैलर यहाँ पर ड्रैगन ली के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन रे मिस्टीरियो यहाँ पर फिन बैलर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो रिंग के अंदर जाते हैं। तो भाई कार्लिटो भाई मौके का फायदा भी उठा पाते, वो जो है सीधा यहाँ पर रे मिस्टीरियो 619 लगा देते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं, पिन होता है 1-2-3। रे मिस्टीरियो इस मैच को जीत जाते हैं, अपना सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन भाई ये रे मिस्टीरियो है भाई, इसको पता नहीं क्या चुल होती है, रिंग के साइड पर जाता है, वहाँ पर फिन बैलर के ऊपर खुद जाकर अटैक करने लगता है भाई, और कहता है कि इसके ऊपर तो हम टेबल तोड़ेंगे, इससे बदला लेना है हमें। और जब यहाँ पर टेबल तोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं तो पीछे से यहाँ पर डेमन प्रीस्ट आ जाते हैं हमारे तीरंदाज, और दूसरी तरफ से कार्लिटो ड्रैगन ली के ऊपर अटैक करते हैं। रिंग के अंदर आते हैं डेमन प्रीस्ट और रेजर्स एज लगाते हैं ड्रैगन ली को। रे मिस्टीरियो आकर अटैक करने की कोशिश करते हैं डेमन प्रीस्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर डेमन प्रीस्ट पलटवार करते हैं, एक सुपर किक लगाते हैं, उसके बाद एक साउथ ऑफ हेवन भेज देते हैं रे मिस्टीरियो को। और यहाँ पर दिखाते हैं वो जजमेंट डे को कि डोमिनेंस कैसे दिखाया जाता है। फिन बैलर और कार्लिटो को यहाँ पर वो दिखाते हैं इस चीज़ को कि इस तरीके से डोमिनेंस दिखाया जाता है, सीखो कुछ मुझसे। इसके बाद बैक स्टेज में चैट गेबल जो है वो अकीरा टोजावा के ऊपर भड़क रहे होते कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं थे, किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में तुम सऊदी में क्यों नहीं थे। हाँ, अगर तुम वहाँ पर होते तो शायद मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकता था, है ना। तो अकीरा कहते हैं कि देखो मैं जानता हूँ मैं वहाँ पर नहीं था, लेकिन तभी यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं। वो जो है जेडी का एड्रेस पूछते हैं, लेकिन दोनों मना कर देते कि हमें नहीं पता। भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को एक बार मिल जाए भाई जेडी। इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिम डुप्री और ओटिस आते हैं, जिससे देखकर चैट गेबल कहते हैं कि देखो देखो कौन आई है, सुनहरे बालों में 3 दिमाग वाली बद दिमाग औरत। और ये देखो ओटिस, तुमने वहाँ पर गलती की जिस वजह से मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें उसका पश्चाताप करने का मौका मिलेगा। आज रात तुम ब्रॉन्सन ब्रीड को पूरी तरीके से धो, तब जाकर मैं तुम्हें माफ करूंगा। इसके बाद ओटिस वर्सेस बिग ब्रॉन्सन ब्रीड का मैच होता है, टेल ऑफ द टेप दिखाया जाता है हमें। ओटिस आते हैं रिंग के अंदर, ये मैच स्टार्ट होने वाला था। यहाँ पर चैट गेबल स्टार्टिंग में लेसन देने की कोशिश करते हैं ओटिस को, जिस वजह से ब्रॉन्सन ब्रीड पहले अटैक कर देते हैं ओटिस के ऊपर मैच में। उसके बाद ये मैच होता है भाई, जिसके अंदर भाई ओटिस जो है फिर से अपनी वही नाच गाना करने लगते हैं, जिसे आकर चैट गेबल रोकते हैं कि ये मत करो, लेकिन भाई ओटिस नहीं मानते, वो करते हैं। और फिर फालतू में एक सुपर किक, उसके बाद एक सेंटोन, और उसके बाद ब्रॉन्सन ब्रीड ओटिस की रीड तोड़कर इस मैच को जीत जाते हैं। और चैट गेबल इससे बहुत नाराज़ होते हैं। जब ओटिस यहाँ से जाने लगते हैं तो चैट गेबल उसे कहते हैं कि रुको रुको, वापस आओ, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, और तुम दो गधे जो बैक स्टेज में हो तुम भी यहाँ पर आओ। पूरी अल्फा अकेडमी को यहाँ पर बुलाते हैं और चैट गेबल ओटिस को कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा शर्मनाक चीज़ हो मेरे लिए, तुम काफ़ी अच्छा करते हो, लेकिन एक चीज़ है जो तुम्हारे अंदर नहीं है, वो है डिसिप्लिन, और मैं तुम्हें डिसिप्लिन समझाऊंगा। मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है। भाई यहाँ पर गब्बर बन जाते हैं चैट गेबल, भाई चैट गब्बर बन गए अभी। और वो जो है मैक्सिम डुप्री और अकीरा को कहते हैं कि देखो तुम भी सीखो डिसिप्लिन कैसे होता है, मैं ये नहीं करना चाहता था, तुमने ये मजबूर किया है। वो जो है बेल्ट लेकर मारने वाले होते हैं, चैट गेबल जो है
ओटिस को, लेकिन मैक्सिम डुप्री रोक लेती है और फिर उन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों से ये देखा नहीं जा रहा है ना, तो जाओ तुम दोनों बैक स्टेज में भागो। और जब वो फिर दूसरी बार मारने जाते हैं तो यहाँ पर सैमी ज़ेन आ जाते हैं और सैमी ज़ेन को चिल्ला कर कहते हैं चैड गेबल की रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी देने आए हो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए तो ही रिंग के अंदर आना, वरना कोई ज़रूरत नहीं अंदर आने की। लेकिन सैमी ज़ेन रिंग के अंदर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो मैं तो आ गया। और दूसरी बात, तुम यहाँ पर सिर्फ दूसरे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, असल में गलती तुम्हारी है, तुम दूसरों के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, तुम मैचेस को नहीं जीत पाते हो, ये सब तुम्हारी खुद की गलतियाँ हैं जो तुम दूसरों के ऊपर थोप रहे हो। और यहाँ पर फिर चैड गेबल कहते हैं कि देखो तुम्हें हमारे मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। और फिर वो फिर से जब मारने लगते हैं ओटिस को, मारने का ट्राई करने वाले होते ओटिस को, तो इस बार सैमी ज़ेन रोक लेते हैं और वो बेल्ट को छीन लेते हैं। उसके बाद सैमी ज़ेन यहाँ पर अपना टाइटल और उस बेल्ट को दोनों को फेंक देते हैं और जब वो चैड गेबल की तरफ जा रहे होते तो यहाँ पर गुरुजी को बचाने के उनके प्रिय शिष्य ओटिस बीच में आ जाते हैं और फिर सैमी ज़ेन कहते हैं कि तुम अभी भी इसकी मदद करना चाहते हो, इस गधे की इसकी मत सुनो, जनता की सुनो, अपने दिल की सुनो। और जब ये सी बकवास कर रहे होते हैं और सैमी ज़ेन, तो यहाँ पर चैड गेबल सीधा अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, लेकिन सैमी ज़ेन यहाँ पर पलटवार कर देते हैं, जहाँ पर फिर इस बार फिर से प्रिय शिष्य ओटिस जो है वो अपने गुरुजी को बचाने के लिए आ जाता है और सैमी ज़ेन उसके ऊपर भड़कने लगते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो, इसकी मत सुनो। लेकिन पीछे से चैड गेबल आते हैं, वो एक सुप्लेक्स लगाते हैं, जर्मन सुप्लेक्स यहाँ पर, उसके बाद अपना जैकेट उतारते हैं, उसके बाद धोने लगते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से सैमी ज़ेन और चैंपियनशिप को भी उठाकर वापस उसी के ऊपर फेंक देते हैं, उस टाइटल को उठाकर। और फिर ओटिस और पूरी अल्फा अकेडमी को कहते हैं कि चलो यहाँ से, और इस तरीके से पूरा अल्फा अकेडमी का ड्रामा खत्म हो जाता है। भाई क्या मजेदार चीज़ थी भाई यहाँ पर ये चीज़ें। इसके बाद कैथेकली जो है जोई स्टार्क और शेना बेसलर का इंटरव्यू लेती हैं बैक स्टेज में, जहाँ पर वो कहते हैं कि देखो हम नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं टैग टीम चैंपियनशिप के लिए और हम उसे जीतेंगे। लेकिन सोनिया डेविल आती है और वो कहते हैं कि तुम चैंपियन बनने की बात करो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ें जो तुम्हें सीखने की ज़रूरत है। लेकिन शेना बेसलर जोई स्टार्क कहती है कि हमें तुमसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, हम तुमसे ज़्यादा बार चैंपियन बन चुके हैं, तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं। और जब वो यहाँ से जाने लगते हैं पीछे से अल्बा फेयर और एल्जा डॉन आ जाती हैं और वो जो है यहाँ पर चिढ़ाने लगते हैं कि तुम जो नंबर 1 कंटेंडर तो बन चुके हो, लेकिन तुम कभी हमें तो हरा नहीं सकते, तुम किस तरह के नंबर 1 कंटेंडर हो। और सोनिया डेविल आकर फिर उन्हें कहते हैं कि जैसे कि मैंने कहा तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद लिव मॉर्गन का भी इंटरव्यू लेती हैं और लिव मॉर्गन कहती हैं कि देखो वहाँ पर डॉन आने वाला है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, और रही बात बेकी लिंच को हराने की तो मैं उसे वैसे भी हरा देती, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें ऐसा इन चीज़ों पर यकीन नहीं है तो देख लो आज रात में क्या करने वाली। इसके बाद शो के ऊपर मेन इवेंट में ये मैच होता है बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन। इसके बारे में मैं भाई एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये मैच काफ़ी धुआंधार होता है भाई। दोनों ही जो वुमेंस है वो एक दूसरे को स्टील केजेस के ऊपर भरपूर दे देकर मारती है भाई इस मैच में, और स्टील केज का भाई पूरा यूज़ होता है भाई इस मैच में। लेकिन जब इसमें डॉम आ जाते हैं वह भाग कर और वो बेकी को कहते हैं कि निकलो यहाँ से, तो जजमेंट डे यहाँ पर आ जाती है फिन बैलर और जेडी, और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे इस कांड में बिल्कुल साथ नहीं देने वाले, हम तो चले। लेकिन तभी यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन आ जाते हैं क्योंकि भाई उन्हें जेडी का एड्रेस मिल चुका है, वो जेडी के पीछे दौड़ लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक होती है वो है भाई ब्रॉन स्ट्रोमन सीधा डोमिनिक को भिड़ते हैं, डोमिनिक जो है दरवाजे को भिड़ता है, दरवाज़ा जाकर बेकी को भिड़ता है, और इस तरीके से बेकी लिंच जो है धराशायी हो जाती है। लिव मॉर्गन बाहर निकलकर एस्केप करके स्टील केज मैच को जीत जाती हैं और रिटेन कर लेती हैं अपनी वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को। और जब वो यहाँ से जाने लगती है तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक प्यारा सा सीन, यानी कि लिव मॉर्गन यहाँ पर पूरी तरीके से चूस लेती है भाई डोमिनिक के होठों को। और ये देखकर भाई रिया रिप्ली की मैं तो चाहूँगा भाई कोई सोशल मीडिया से क्लिप आए, उनका रिएक्शन क्या रहा होगा भाई इस चीज़ के ऊपर। तो भाई ओवरऑल पूरे शो की मैं बात करूँ तो भाई बहुत बढ़िया शो था भाई। ऐसे पहली बार ऐसा हुआ कि भाई मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मुझे ये पूरा का पूरा लाइव देखना चाहिए था, क्योंकि भाई रेसलमेनिया 40 के बाद जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं तो भाई मैं सुबह उठता हूँ, मैं सोचता हूँ कि लाइव देखूँ, तो मैं सोचता हूँ कि भाई कुछ होता तो है नहीं खास, उल्टा सो जाता हूँ, इससे अच्छा अपनी नींद पूरी करूँ भाई, उसके बाद रिपीट टेलीकास्ट देखता हूँ। लेकिन भाई इस शो को भाई मैंने आधा लाइव देखा था सुबह और उसके बाद मैंने रिपीट देखा, तो भाई मैंने रिग्रेट किया भाई इसे लाइव क्यों नहीं देखा। तो भाई बहुत बढ़िया शो चल रहा है, ऐसे ही शोज तो होने चाहिए भाई। ब्रॉन स्ट्रोमन को आज जिस तरीके से बुक किया गया, जिस तरीके से दिखाया भाई, यही तो है असली ब्रॉन स्ट्रोमन। ब्रॉन ब्रेकर को जिस तरीके से एंग्री बैडेस्ट डॉग दिखाया जा रहा है भाई, वो क्या चीज़ है भाई। अल्फा अकेडमी में भाई क्या मस्त ड्रामा चल रहा है भाई, सबसे बेहतरीन चीज़ है भाई अल्फा अकेडमी का ड्रामा इस टाइम पर। और उसके बाद भाई डोमिनिक और लिव की तो भाई अलग ही चीज़ें चल रही है, तो ये तो हमेशा टॉप पर ही रहते हैं। आज का शो था भाई, ऐसा लगा कि भाई ये है असली WWE, फुल ड्रामा, उसके साथ फुल एक्शन, फुल रेसलिंग भाई। अगर ऐसी चीज़ें हों तो भाई फिर कौन ही WWE को बोरिंग कहेगा भाई। और भाई डेमियन प्रीस्ट का प्रोमो कट भाई स्टार्टिंग में, भाई डेमियन प्रीस्ट इतना बढ़िया प्रोमोज कट करते हैं, इतने बढ़िया वो चैंपियन है, पता नहीं क्यों लोग उनकी बेइज्जती करते हैं भाई। मुझे काफ़ी बेटर लगते हैं भाई, वो कोडी रोड्स से तो बहुत ज़्यादा बेटर लगते हैं भाई मुझे। वो एक बेहतरीन चैंपियन है भाई।
यही मेरा ओपिनियन है भाई डेमियन प्रीस्ट के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के ऊपर कि वो जो है काफ़ी बेटर चैंपियन है नेता रोड से। तो भाई फिलहाल के टाइम पर वो ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हैं भाई। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं नेता रोड्स को हेट करता हूँ, नहीं भाई, मुझे उसे भी देखना है, उसकी भी चीज़ों को ज़्यादा और अच्छे तरीके से दिखाना चाहिए, उसके प्रोमोस को और ज़्यादा बेटर करके हमें दिखाना चाहिए। आई थिंक सीधी सी बात यह है कि भाई कोडी रोड्स को जो अपने मैचेस हैं उनको क्लीन तरीके से जीतना चाहिए, क्योंकि भाई इंटरफेरेंस के चलते जीतेगा तो फिर वही लोग कहेंगे कि भाई वो चीटिंग कर रहा है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि भाई कोडी रोड्स को जो है बेटर तरीके से बुक किया जाए और वो मुझे गलत साबित करे कि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैंपियन नहीं है। और वही बेकी लिंच का जो ये स्टील केज मैच था वो जो है बेकी लिंच के इस बार के WWE में इस बार के कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी मैच था। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो चुका है। इसका मतलब जो है WWE से रिलीज हो चुकी है, WWE से अब उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, जिसके बाद उन्होंने टू बी कंटिन्यू अपनी स्टोरी को बताया है कि अब चीज़ें जो है बाद में ही जाकर चीज़ें वापस से आएंगी। यानी कि बेकी लिंच जो है फिलहाल WWE को छोड़कर जा चुकी हैं। उन्होंने सेथ रॉलिंस को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए कहा कि अब मैं जो है घर वापस आ रही हूँ। तो भाई जब भी बेकी लिंच WWE में आती थी इस टाइम पर तो ऐसा लगता था कि भाई सेथ रॉलिंस हमारे साथ है, लेकिन अब जो है सेथ रॉलिंस को और ज़्यादा मिस करने वाले हैं हम और बेकी को भी। और इसके बाद अब बेकी लिंच जो है वो फ्री एजेंट बन चुके हैं और WWE को पूरा भरोसा है कि अब जो है बेकी लिंच कहीं नहीं जाएंगी, ये दोनों जो है आराम से अपने घर पर रहेंगे। और भाई सही भी है, बेकी लिंच को भी अब शायद एक ब्रेक की ज़रूरत है सेथ रॉलिंस की तरह ही। बाकी तुम कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस दे सकते हो। ओपिनियंस के लिए भाई ये कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, तुम्हारे लिए ही है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।